Prahlad Singh Patel ji is Union Minister of State for Food Processing Industries and Jal Shakti. Prahlad ji, I request you to please come on stage. Prahlad ji को मंच पे बुलाया जाए. मैं अपने सहयोगी इंडिया न्यूज की सीनियर एंकर रचना बंसल से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्टेज पे आएं. रचना इस सेशन का संचालन करेंगी. जैसे मैंने कहा कि प्रहलाद सिंह पटेल एक बेहद खास चेहरे हैं मध्य प्रदेश के लिए भी और केंद्र में भी, और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी प्रहलाद सिंह पटेल जी के संग. सो विदाउट फर्दर अडू आई हैंड द माइक ओवर टू रचना, क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास बेहद खास मंत्रालय हैं. He has a Jal Shakti portfolio, the food processing industries portfolio. He's also served, of course, as a tourism minister. So he is crucial to India's growth story. तो नया भारत का निर्माण कैसे होगा? रचना, over to you. Thanks, Uday. Thank you, sir. मंच पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए. प्रहलाद सिंह पटेल एक ऐसी शख्सियत जो वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे और आज मोदी सरकार में मंत्री हैं. एक छात्र नेता से सफर शुरू करते हैं तो आज केंद्र में मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हैं, एक अहम भूमिका निभाते हैं. डीएसपी का पद ठुकरा देते हैं, राजनीति के गलियारों को अपनाते हैं और संघर्ष का जीवन जीते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना जन सेवा की जाए. ये संघर्ष की जिंदगी अगर मैं आपके सफर को लोगों के सामने रख लूं तो फिर किसी फिल्म की स्टोरी से ही कम नहीं होगा. आपके मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे. बहुत स्वागत है आपका. बहुत महत्वपूर्ण आपकी जिम्मेदारियां हैं केंद्र में. घर घर जल पहुंचाने की बात की जाती है. अभी हाल ही में केन बेतवा परियोजना की जो शुरुआत की गई है, बुंदेलखंड सालों से नहीं बल्कि दशकों से पानी की कमी से जूझा है. बंजर जमीन वहां देखी गई है. इस परियोजना के बाद घर घर जल पहुंचाने का सपना साकार होते हुए आप कब तक देखते हैं सर? बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस चर्चा के मंच पर हमको मौका दिया अपनी बात करने का. ये सच है कि जो तत्काल की उपलब्धि है वो केन बेतवा लिंक नदी परियोजना को, नदियों को जोड़ने का जो संकल्प था वो सदैव अटल जी का संकल्प था और लगातार इतने दशकों तक इस पर प्रयास होते रहे, लेकिन वास्तव में सफलता नहीं मिली. लेकिन मुझे गर्व है कि अभी पिछली ही कैबिनेट में केन बेतवा परियोजना को सहमति मिली है. लगभग 44,000 करोड़ की ये परियोजना है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई है जहां पर पानी के लिए चर्चा बुंदेलखंड की सदैव होती रही है. चित्र कैसा है उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस बात पर मैं गर्व करता हूं और साथ में ये भी कहता हूं कि नदियों के जोड़ने की जो परियोजना है वो दो नदियों को जोड़ने की परियोजना भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुकाम है जो देश ने करवट ली है. क्योंकि जब भी नदियों को जोड़ने की बात होगी तो स्वाभाविक है कि दो राज्यों के सवाल पैदा होंगे, उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, उनकी राजनीतिक दलों की उनकी अपनी कठिनाइयां होंगी. ये सही है, लेकिन ये भी उतना उससे बड़ा सच है कि यदि 16% जमीन पर भारत की सूखा पड़ता है तो कमोबेश 16-17% के आसपास हिस्से में बाढ़ आती है. अगर आपने इन हिस्सों के बैलेंस करने के बारे में नहीं सोचा तो हम आक्रांता नहीं है, हम साम्राज्यवादी लोग नहीं है, हम लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं. बढ़ती आबादी और पानी के उतने ही भंडारण के साथ मुझे लगता है कि हम आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन नहीं दे सकते. और मैं मानता हूं कि पानी जब आता है तो कैश क्राफ्ट की तरफ लोग जाते हैं और इसलिए सवाल खड़े होंगे हमें उसको कैसे बैलेंस करना. पंजाब और हरियाणा के मॉडल के बाद में हम ये देखें कि नदियों के जोड़ने की महत्वाकांक्षा जो है उसके साथ में किसान और आम आदमी को और आने वाली पीढ़ी को कैसे लाभ मिलेगा. इसमें सिर्फ पानी पीने का नहीं होगा, पीने का पानी लगभग 62 लाख लोगों को होगा और 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की सिंचाई होगी और 130 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिसमें लगभग 103 मेगावाट जल परियोजना से होगी और लगभग 27 मेगावाट सौर ऊर्जा से होगी. तो खाली सिर्फ ये पानी की परियोजना नहीं है, नदी जोड़ने की घटना नहीं है, एक ऐतिहासिक मुकाम है जिसको मैं मानता हूं कि देश के लिए सबसे जरूरी है.
ये वही सब काम है जिन्हें मंच से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में उन्होंने कहा भी कि हम काम कर रहे हैं और इसी काम के आधार पर वोट मांगते हैं। पिछली सरकारों ने ये सब नहीं किया था। सर, मध्य प्रदेश से कद्दावर नेता आप हैं। अभी करीब 3 हफ्ते पहले दिल्ली में आपने पार्टी दी। दिल्ली की सर्दी में मध्य प्रदेश से कुछ मीडिया के लोगों को बुलाया गया। उस पार्टी की मिठाई को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। जलेबी थी, हलवा था, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से मंगाया गया गुड़ था जो आपने उपहार में दिया। इस गुड़ की मिठास के पीछे आखिर राज क्या है? मुझे लगता है कि मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मेरे पास है। मेरा जो जिला है नरसिंहपुर जिला, देश का नहीं एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि नरसिंहपुर जिले की है। ये प्रहलाद पटेल नहीं कह रहे, ये दुनिया की जियोलॉजी कहती है कि करमेटा ट्रैप भारत का नहीं एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि नरसिंहपुर जिले में। और स्वाभाविक है कि अभी एक क्रॉप में बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारे यहाँ पर गन्ना, मध्य प्रदेश के गन्ना उत्पादन का लगभग 60% एक ही जिले में होता है, वो नरसिंहपुर में होता है, वो मेरा जिला है। अभी जो ODOP में वो जिला आइडेंटिफाई हुआ है, तो अरहर की दाल शताब्दियों से ब्रांड रही है नरसिंहपुर जिले में, लेकिन आज की तारीख में गन्ना ODOP का हिस्सा बन गया है। मैं ये मानता हूं मंत्री होने के नाते भी कि एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर दोनों के वो जो लीडिंग प्रोडक्ट हैं या जो उपज है, हमें दोनों को शामिल करना चाहिए। इसलिए अरहर की दाल नरसिंहपुर जिले में पूरी भारत में उसका ब्रांड है। और चूंकि गन्ने की अवसर अभी पिछले दशक में वहाँ पर शुरू हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि किसी भी किसान को अगर किसान या किसान नेता या वहाँ का जनप्रतिनिधि अगर किसी को देना चाहेगा तो दाल या गुड़ ही देगा, बाकी क्या देगा। अच्छा, आपने किसानों की बात की है तो मैं किसानों पर सवाल जरूर करूंगी, लेकिन चूंकि मीठे की बात हम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह, ये आपके लिए तारीफ वाली बात है। ऑपोजिशन का कोई नेता अगर कहता है कि शिवराज सिंह चौहान से नाराजगी हो और अगर इनके बाद अगर मैं किन्हीं 2 नामों पर चर्चा करूं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लगते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आपका लगता है। कहीं उसे खुशी में गुड़ तो नहीं बांटा था? मुझे लगता है कि मेरे राजनीतिक सफर में विरोधी तो बहुत लोग होते हैं, वैचारिक विरोधी, लेकिन एक समय लोकतंत्र में कोई शत्रु नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से कहता था कि दिग्विजय सिंह जी मेरे विरोधी नहीं है, मेरे शत्रु हैं। अगर वो क्या मेरे पक्ष में कुछ कहकर गए हैं, मुझे उसमें कोई उत्साह भी नहीं है और उसमें कोई उनके खिलाफ मुझे बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। पर मैं एक बात मानता हूं कि वो मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनकी राय पर मेरे को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक सफर में हम दोनों एक दूसरे के बड़े घोर विरोधी रहे। अगर उनके बारे में कुछ सकारात्मक कहा होगा तो मैं धन्यवाद ही दे सकता हूँ। किसानों का जिक्र हुआ, करीब 380 दिन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान बैठे रहे, कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। मध्य प्रदेश के किसान किसके साथ हैं सर? मुझे लगता है कि आज के दिन इस विषय पर हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। एक बड़े मन के साथ जो किसान नेता थे और सरकार के बीच में जो रास्ता तय हुआ, वो रास्ता मैं मानता हूं कि भारत की खुशहाली के लिए है और किसान की खुशहाली के बगैर भारत की खुशहाली नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं आज के अंदर मंत्री हूं, लेकिन मैं अपने मुंह से कहूं कि मैं किसान नेता हूं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने अभी टिप्पणी की है, मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन चलाने वाले जितने भी लोग होंगे, मैं समझता हूं कि वो भी इस बात को समझते हैं कि मेरी राय हमेशा बेबाक राय रही है। लेकिन आज की परिस्थिति में जो परिस्थितियां किसान नेताओं और सरकार के बीच बनी है, मैं इस पर खुश हूं, गौरवान्वित हूं और मैं मानता हूं ये देश हित में है। नहीं, मैं जानती हूँ आपकी बेबाकी किस तरीके की है। 2005 में पार्टी छोड़ी भी, फिर 2009 में वापसी हुई भी। अपने इसी बेबाक अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन किसानों के साथ जो हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आंदोलन होता है तो आंदोलन के बीच में इतनी घटनाएं घटती हैं कि आप उनका हर दिन मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये सारी बातें जब कोई हम निर्णय पर पहुंचते हैं तो हम उन सारे कष्टों को, उपलब्धियों को सब साथ लेकर नेता चलता है। तो आंदोलन हमने किए हैं और जीवन भर मैं तो आंदोलन ही करता रहा हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि नेता की यही सामर्थ्य है कि वो कितनी अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी अल्टीमेट तो फैसला लेता ही है। और इसलिए मैं फिर आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि पोस्टमार्टम उन्हीं को करना चाहिए, या तो मीडिया के लोग हों या किसान
या किसान नेता या बाकी लोग जो नब्ज को समझने वाले लोग हैं उन्हीं को बोलना चाहिए। बाकी बोलना मैं मानता हूं कि विघ्न पैदा करना है। चूंकि प्रहलाद सिंह पटेल अपने काम के जरिए अपनी लकीर खींचने में बिलीव करते हैं, तो अगले 2.5 साल को किस तरीके से आप देखते हैं? अभी तक जो काम किया वो तो लोगों के सामने है, 2024 का जिक्र मैं कर रही हूँ, अभी क्या कुछ है लक्ष्य में, क्या कुछ करना बाकी है? मुझे लगता है अगर मैं जल शक्ति मंत्रालय की दृष्टि से कहता हूं तो पहले, जैसे मैंने पहले कहा कि नदियों को जोड़ना, और अगर ये हम जिसकी एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है जिस पर हम गर्व करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, लेकिन ये सतत जारी रहे। मैपिंग हो गई है, अंतर्राज्यीय इन मामलों में सहमति बननी चाहिए और सहमति बनाने के लिए भारत सरकार हमेशा संकल्पित है और कटिबद्ध है। दूसरा जो बड़ा आंदोलन है, जो बड़ी, जिससे मैं उपलब्धि नहीं मानता, जरूरत मानता हूं, वो पीने का पानी और शुद्ध पीने का पानी, और इसलिए पाइपलाइन के द्वारा हर घर तक पानी पहुंचे जल जीवन मिशन के माध्यम से। ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना ये भी है कि देश की आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है। देश के 75 वर्ष में क्या हम लोगों को हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचा पाएंगे? और उसका बाकायदा रोड मैप है। 2021 में जो राज्य थे, बिहार को छोड़कर सभी ने अपनी सफलताएं अर्जित कर ली हैं, और पहले ही कर ली है। उसमें तेलंगाना है, गोवा है, हरियाणा है, 3 यूटी हैं, अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, दमन दीव है। लेकिन एक बात इसमें स्पष्ट होनी चाहिए कि भारत सरकार ने ये घोषणा नहीं की है। भारत सरकार हमेशा थर्ड पार्टी असेसमेंट के बाद ही अपनी घोषणा करेगी कि ये 100% पहुंचा या नहीं पहुंचा। दूसरी बात है, जब गुणवत्ता की बात आती है तो हमारा मानना बड़ा साफ है कि राज्य सरकारों को हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी लैब बनानी चाहिए, और 5 माताएं बहनें हर ग्राम पंचायत में खुद अपने पानी का टेस्ट करें, रैंडम, एक सोर्स पर, एक सबसे बाहर पर जाकर वो खुद तय करे कि ये पानी पीने लायक है या नहीं। अगर उनको शंका होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट की लैब में जाकर उसका कंफर्मेशन कराएं। रोड मैप बड़ा साफ है। तीसरी बात आती है कि पानी समितियां, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, पानी पूरी तरह से राज्य का विषय है। आम आदमी को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन बाकी सबको तो समझना होगा। तो पानी समितियां ही इसका संचालन करें, ये बड़ी चुनौती है। पानी समितियां बन रही हैं, लेकिन राज्य सरकार उसको कैसे काम करेगी, किन लोगों के हाथ में देगी, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत सरकार ने तय किया है कि पानी समितियां ही अगली परियोजना का क्रियान्वयन करेंगी। पंचायतें चुनी जाएंगी, बाकी सब होगा, लेकिन पानी समितियां होंगी जिसमें आधी महिलाएं होंगी। ये अहम बात है। और मुझे लगता है कि जो 2021 में कुछ राज्य हैं, 22, 24 तक देश के हर राज्य को ये टारगेट अचीव करना है, और इसलिए भारत सरकार ने इस बार 50,000 करोड़ रुपए रखे। और ड्रा करने की पॉलिसी है। हम किसी को ग्रांट देने की बात नहीं करते, नहीं तो लोग कहते हैं, आरोपी लगाते रहते हैं विरोध की जो भी राज्य सरकार होती है कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। अब 50,000 करोड़ रखा है, जिस राज्य सरकार को जितना चाहिए वो अपना जितना शेयर लगाए और उसके बाद में पैसा निकाल ले। और आपको दोनों प्रकार के उसमें उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए भारत सरकार की जो पॉलिसी है बड़ी स्पष्ट है। हमारा पैसा हम सामने रखे हुए हैं, राज्य सरकारें उसका उपयोग करें और इस लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसीलिए सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है और कह रही है कि काम के आधार पर ही वोट मांगेंगे और विकास की रफ्तार रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को भी आप कहते हैं कि बूथ स्तर पर मजबूती लाइए। 10 दिन अगर 10 घंटे भी काम करेंगे तो 100 घंटे हो जाएंगे, और यही आपकी शख्सियत है, यही आपकी मेहनत है। बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज के मंच पर शामिल रहने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी आपका, और रचना आपका बहुत शुक्रिया।